अब हमको कंफर्म कर रहे हैं बेटा यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इस डायग्राम को प्रॉपरली हम समझेंगे और फंक्शन को जानेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखो, जनरली है क्या कि ये जो आपके सामने डायग्राम है ये है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक है ना। ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी फीमेल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जनरली होता क्या है, ऐसे हम लोगों ने कंफर्म किया था ना कि मेल्स में जो टेस्टिस होते हैं वो एक मेजर फंक्शन करते हैं गैमेट के फॉर्मेशन का, यानी कि मेल गैमेट जिसे आप स्पर्म कहते हो। तो स्पर्म के फॉर्मेशन का मेन फंक्शन किसका है? टेस्टिस का है, ठीक है ना। तो टेस्टिस का है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक मेजर ऑर्गन है, एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। वैसे ही फीमेल सिस्टम में जो ओवरी यहाँ आपको दिख रही है, जो ओवरी मैंने लिखा हुआ देखो, यहाँ पर एक रेड कलर से ओवरी बनाया है, यहाँ पर ये जो सिस्टम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, फीमेल में भी आपको पेयर ऑफ ओवरी मिलेगा बेटा, ठीक है ना। ये जो ओवरी होते हैं ये इनका क्या फंक्शन होता है, ये फीमेल गैमेट का यानी कि ओवम का या फिर जिसे आप एग सेल भी कहते हो उसको उसके फॉर्मेशन के लिए यही ओवरी क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि फीमेल सिस्टम में जनरली जो पेयर ऑफ ओवरीज है ये एक मेजर सिस्टम है, क्योंकि यानी कि मेजर ऑर्गन है पर्टिकुलर सिस्टम का, क्योंकि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन ओवरी में ही होता है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो हॉर्मोन्स हैं, ठीक है ना, दो हॉर्मोन्स, एक प्रोजेस्टेरॉन और एक एस्ट्रोजन, दो नाम याद रखना है। दो हॉर्मोन्स हैं जो फीमेल बॉडी में मेजरली फंक्शन करते हैं, ठीक है। एक आपका प्रोजेस्टेरॉन और एक एस्ट्रोजन, ठीक है ना, दो हार्मोन है बेटा, ठीक। तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पहले हम सिस्टम समझ लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे फर्दर, ठीक। देखो यहाँ पे जनरली क्या है बेटा, ये जो आउटर रीजन दिख रहा है, ठीक है ना, जहां पर क्या होगा, पेनिस एंटर करके और सीमेन को छोड़ेगा। इसके ध्यान रखेंगे, ये आउटर रीजन है जहां पर जो पेनिस है यानी कि जो मेल का पेनिट्रेटिंग ऑर्गन है जिसे हमने पेनिस कहा है, वो पेनिस इसी जोन में एंटर करके और सीमेन को क्या करता है, छोड़ देता है। ऐसा इस जोन को हम क्या बोलेंगे बेटा, वैजाइना। जो जनरली जो जोन है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इसी जोन में पेनिस क्या करता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया से एंटर करेगा और इसी जोन में क्या करेगा, वो सीमेन को छोड़ देता है, ठीक। कौन? पेनिस, ठीक। अच्छा, सीमेन यहाँ पे क्या करेंगे, फर्दर आगे की तरफ बढ़ेंगे, इस तरह से आगे आगे की तरफ बढ़ेंगे टुवर्ड दी, कह सकते हैं कि जो हमारे यूटेरस रीजन है, यूटेरस की तरफ ये बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये चीजें समझना है, यहाँ ध्यान रखो। इस चीज को सिस्टम को देखते हैं। यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जहाँ पे सीमेन आएगा तो पेनिस जो है ला करके छोड़ेगा, इसे हमने वैजाइना कहा। ये जो रीजन है, ये ऊपर की जो रीजन है, इसे आप क्या बोल रहे हो बेटा, यूटेरस। यहाँ पर ये जो सिस्टम है इसको हम वॉल ऑफ यूटेरस बोलेंगे और इसे क्या बोल रहे हैं, यूटेरस। यहाँ पे देख लो, यहाँ पर ये जो सिस्टम है इसे हमने क्या बोल दिया बेटा, यूटेरस। तो ये जो स्पर्म्स हैं वो इस रास्ते, इस रीजन को हमने क्या बोला है, सर्विक्स। इस रीजन को जो यहाँ आपको दिख रहा है, इस रीजन को हमने क्या बोल दिया बेटा, सर्विक्स। अच्छा, बीच में यहाँ पे क्या है, ये जो कैनाल नली की जैसा आपको दिख रहा है ना, इसे हम बोलते हैं बेटा सर्वाइकल कैनाल। यानी ये सर्विक्स के बीच में ये जो सर्वाइकल वॉल है इसके बीच में ध्यान रखना है, इस रीजन को मैंने सर्विक्स कहा, ठीक है ना। जैसे मान लो ऊपर का ये रीजन क्या हो गया है, यूटेरस, ये नीचे वाला रीजन वैजाइना, और यहाँ पर क्या है, ये सर्विक्स रीजन है, ठीक। इस सर्विक्स रीजन के बीच में ये जो कह सकते हैं कि पाइप लाइक कैनाल स्ट्रक्चर अवेलेबल है। कैनाल जैसे नाली या फिर कह सकते हैं ना एक पर्टिकुलर पाइप के जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यहाँ पर जो पाइप के जैसा स्ट्रक्चर जो अवेलेबल है इसे हमने बोल दिया सर्वाइकल कैनाल, यानी ऐसा कैनाल जो कहाँ है, सर्विक्स के रीजन में अवेलेबल है, ठीक। अच्छा, ये फर्दर कहाँ किससे जुड़ा रहता है, फर्दर ये सिस्टम आगे बढ़ेंगे तो ये जो रीजन हमें दिख रहा है, ठीक है ना, इसे हमने बोल दिया यूटेरस, ठीक।
इस रीजन को, इस कैविटी को, यहाँ पर ये जो सिस्टम है, ठीक है ना, इसे हमने बोल दिया बेटा यूटेरस। ठीक, अच्छा यहाँ पर ये जो वॉल्स आपको दिख रही हैं, इस वॉल को हम बोलेंगे वॉल ऑफ यूटेरस, यानी कि यूटेरस का वॉल। जैसे मान लो घर में आप रहते हो, कि रूम में आप हो, तो ये जो यहाँ पर सिस्टम है वो रूम कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो उसकी वॉल है भाई, रूम का आप वॉल ही बोलोगे। ठीक है ना, जनरली क्या है बेटा, ये मुझे कंफर्म है, ये हम सब जानते हैं कि रूम जो है वो वॉल के वजह से ही प्रॉपर वे में है। जैसे यहाँ पर ये जो यूटेरस है वो किसके वजह से इस सिस्टम में है, इन वॉल्स की वजह से ही, लेकिन सिस्टम को, इस रूम को हम रूम बोलेंगे, वॉल को वॉल बोलते हैं। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा कि पर्टिकुलर ये जो सिस्टम है इसे आप यूटेरस कह रहे हो, ठीक है ना, जहाँ पर बेबी जो है वो बड़ा होता है, और सारे सिस्टम बेबी के बॉडी के डेवलपमेंट के जो मेजर सिस्टम है वो इसी यूटेरस में दिखेंगे आपको। ठीक, अच्छा फर्दर क्या है, यहाँ पर साइड साइड में ये जो वॉल दिख रही है, जो एक्चुअल में ये यूटेरस की वॉल है, जिसे आप वॉल ऑफ यूटेरस कह सकते हो। ठीक है ना, तो जनरली क्या है, ये जो वॉल्स दिख रही हैं, ठीक है बेटा, ये वॉल्स जनरली क्या करते हैं कि यूटेरस, या सिस्टम को यूटेरस कहा, और साइड साइड के जो वॉल है इसे हम बोलेंगे वॉल ऑफ यूटेरस। ठीक है ना, या फिर वॉल ऑफ यूटेराइन भी कह सकते हैं। ठीक, अच्छा ध्यान से देखेंगे, यूटेरस की जो वॉल होती है इसमें 3 लेयर पाई जाती है। सबसे अंदर ये जो रेड वाली लेयर दिख रही है आपको, इसे हमने बोल दिया बेटा एंडोमेट्रियम। इस लेयर को एक्चुअली हम मैट्रियम लेयर कहते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है मैट्रियम। चाहे इंडो देखो, चाहे मायो देखो, चाहे पेरी देखो, सबके लास्ट में क्या है जनरली, ठीक है ना, मैट्रियम। देखो ना मैट्रियम दिख रहा है, तो एक्चुअल में ये जो वॉल है इसे हम बोलते हैं मैट्रियम वॉल भी कह सकते हैं। ये जो वॉल ऑफ यूटेरस है इसको मैट्रियम वॉल भी कह सकते हैं। और ये 3 रीजन्स में डिवाइड होती है। इनर रीजन को हम बोलते हैं बेटा इंडोमैट्रियम, यानी कि अंदर वाले मैट्रियम का जो अंदर वाला रीजन है इसको मैंने बोल दिया इंडोमैट्रियम। बीच का जो रीजन है इसे बोल दिया बेटा हमने मायोमैट्रियम। और जो आउटर रीजन है, दोनों तरफ देख लो भाई, ये इनर रीजन हो गया, ये मिडिल रीजन हो गया, और ये आउटर रीजन हो गया। तो इनर रीजन को हमने बोल दिया एंडोमेट्रियम, मिडिल रीजन को हमने बोल दिया मायोमेट्रियम, और आउटर रीजन को हमने क्या बोल दिया, पेरीमेट्रियम। ये 3 चीजें कंफर्म हो गई। ठीक, अच्छा आगे देखते हैं। फर्दर जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पे टॉप पे देखोगे, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक्चुअल में इसे यूटेराइन फंडस कहते हैं। जैसे हम इसे यूटेराइन वॉल कह रहे थे, वैसे ये क्या है, अपर वॉल है। ये तरह से ध्यान से देखोगे तो ये सभी वॉल है जो इस सिस्टम को बना रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपके साइड साइड के वॉल हो गए। ठीक, जिसे आप क्या बोल रहे हो, यूटेराइन वॉल बोल रहे हो। और ऊपर का ये जो रूफ हो गया, ये जो रूफ, ये जो रीजन है, इसे आपने क्या बोल दिया, यूटेराइन फंडस। ठीक, ये ऊपर वाले पार्ट को हम यूटेराइन फंडस बोलते हैं। एक्चुअल में ये भी क्या बेटा, एक तरह से इस यूटेरस को ही सपोर्ट करता है, अगर ध्यान से देखेंगे तो। ठीक ना, ये चीजें। अच्छा दूसरी तरफ से देखोगे कि साइड साइड में ये जो ट्यूब्स आपको दिख रही हैं, ठीक है ना, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, इसे आपने क्या बोल दिया बेटा, फैलोपियन ट्यूब। इसे आपने क्या बोल दिया है, फैलोपियन ट्यूब। इसका एक और नाम है फैलोपियन ट्यूब का, ओविडक्ट। इसे आप या तो फैलोपियन ट्यूब कहो या फिर ओविडक्ट कहो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जनरली डक्ट है, डक्ट मतलब कैनाल है, और किस किस सिस्टम से रिलेट कर रही है, ओवरी से रिलेट कर रही है, तो इसे हम बोल सकते हैं ओविडक्ट। तो फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, इसे कहा हमने इस सिस्टम को, यहाँ पर ये जो सिस्टम है इसे हमने क्या बोला है, फैलोपियन ट्यूब। मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब। अच्छा ठीक, इस फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर क्या है, ये वॉल ऑफ यूटेराइन है, यानी कि आपके जनरली यूटेरस का ये वॉल है। इसके 3 रीजन हमने देखे, इनर वाला एंडोमेट्रियम, मिडिल वाला मायोमेट्रियम, और आउटर वाला पेरीमेट्रियम। वैसे ही यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब भी जनरली 3 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है ना, इनर वाले को हम बोलते हैं इस्थमस। ध्यान रखेंगे, ये जो आपका फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब का टुवर्ड द यूटेरस, इस यूटेरस के साइड टुवर्ड जो ये सिस्टम है, यानी कि जो भाग है, उसे हमने बोल दिया इस्थमस। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे किसका डिवीजन हमने किया है इसी फैलोपियन ट्यूब को ही हम 3 कैटेगरी में, 3 रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं, ताकि प्रॉपरली हमको चीजें समझ में आ जाए।
तो क्या हो रहा है जनरली, फैलोपियन ट्यूब का जो इनर वाला हिस्सा है, जो पार्ट है, उसे हमने बोल दिया इस्थमस, ठीक। अच्छा, मिडिल वाले को बोल दिया हमने एम्पुला, और आउटर वाले को क्या बोल दिया हमने, इनफंडिबुलम। इस चीज का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे वो क्या रहा है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना, जो कि मेन ट्यूब है। फर्टिलाइजेशन भी इसी फैलोपियन ट्यूब में होगा, ठीक। जो एग निकलेंगे वो कहाँ आएंगे, ओवरी से एग निकलेंगे, कहाँ पर एंटर करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेंगे। तो फीमेल सिस्टम का ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे बेटा कि इस फैलोपियन ट्यूब को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, इसके 3 भाग में, 3 पार्ट में बांटा है। क्या है, इधर वाला इस्थमस, बीच वाला एम्पुला, और जो आउटर दिख रहा है ना आपको, ये देखो, ये रीजन हो गया आपका इस्थमस, ये रीजन हो गया एम्पुला, और ये आउटर रीजन जो है ये क्या बेटा, इनफंडिबुलम, ठीक। अच्छा, इनफंडिबुलम के बाहर यहाँ पर देखो, ये जो ग्रीन कलर के मैंने बनाए हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से दिख रहे हैं, ठीक है। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, फिम्ब्रियाई। ध्यान रखना है, इसे क्या बोलेंगे हम, फिम्ब्रियाई, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, फिर समझते हैं आगे। सबसे आउटर, सबसे बाहर तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर, यानी कि जनरली इस सिस्टम की अगर बात की जाए, तो सिस्टम का जो आउटर रीजन है ये क्या कहा जाएगा, वेजाइना। सिस्टम का जो आउटर रीजन है ये क्या कहा जाएगा, वेजाइना, जहां पर पेनिट्रेट करके जो पेनिस है वो आएगा और सीमेन को यहाँ पे छोड़ देगा, ठीक। अब सीमेन जो है यहाँ से अंदर एंटर करेंगे टुवर्ड द यूटेरस, यानी कि यूटेरस की तरफ। तो यूटेरस और वेजाइना के बीच का जो रीजन है, इसे हमने बोल दिया सर्विक्स, ठीक। अच्छा, सर्विक्स रीजन में जो कैनाल, यानी कि जनरली यहाँ पर एक नली के जैसे, ट्यूब के जैसे जो स्ट्रक्चर है, जिससे होते हुए थ्रू दी पर्टिकुलर कैनाल जो सीमेन है एंटर करेगा, तो इस कैनाल सिस्टम को हमने क्या बोल दिया, सर्वाइकल कैनाल, क्योंकि ये कहाँ अवेलेबल है कैनाल, सर्विक्स रीजन में है, तो क्या बोल देंगे, सर्वाइकल कैनाल, ठीक। आगे देख रहे हैं तो ये जो यूटेरस है, यूटेरस के साइड साइड में आपको वॉल दिख रहे हैं, जो वॉल क्या करेंगे, इस यूटेरस की फॉर्मेशन में एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखोगे जो वॉल है, वॉल के 3 पार्ट हैं। इनर रीजन ऑफ द वॉल क्या क्या है बेटा, इंडोमेट्रियम। मिडिल रीजन को हमने क्या बोल दिया, मायोमेट्रियम, और आउटर रीजन को हमने क्या बोल दिया, पेरीमेट्रियम। एक्चुअल में ये वॉल जनरली हम मैट्रियम भी से कह सकते हैं, ये रीजन मैट्रियम भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो मैट्रियम रीजन के हम 3 पार्ट्स करते हैं, इनर मैट्रियम, ठीक है ना, मिडिल मैट्रियम एंड आउटर मैट्रियम। ये चीजें क्लियर रखना है आपको, ठीक। अच्छा, आगे हमने क्या देखा फर्दर, इसके बाद ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये भी एक तरह से इसी यूटेरस का ही वॉल है, लेकिन इसे हम क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, क्या, यूटेराइन फंडस। इस सिस्टम को हमने क्या बोल दिया, यूटेराइन फंडस, ठीक। आगे देखेंगे, ये ट्यूब दिख रहा है दोनों साइड, यहाँ भी और यहाँ भी, नाम क्या रखा हमने, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हैं, इनर इस्थमस, मिडिल एम्पुला और आउटर इनफंडिबुलम। इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बाहर यहाँ पर दोनों साइड देखोगे, यहाँ पर हेयर लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर है, जिसे हमने फिम्ब्रियाई कहा है। फिम्ब्रियाई क्या करता है कि जब एग निकलेगा ना इस ओवरी से, तो फिम्ब्रियाई इस एग को, चूंकि एग जो है फीमेल गैमेट जो है, जिसे आप एग सेल कह रहे हो, वो जनरली बेटा नॉन मोटाइल होता है। सॉरी, वो खुद से मूव नहीं करेगा। जो एग सेल है, जैसे स्पर्म्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, वो खुद की एनर्जी से खुद मूव कर सकते हैं, पर जो एग सेल होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब वो मूव नहीं कर सकते। तो मूव नहीं कर सकते तो हुआ क्या, जनरली ये जो फिम्ब्रियाई है, चूंकि एग सेल को तो इस ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में तो जाना ही पड़ेगा, जहां पर फर्टिलाइजेशन है। अच्छा, कंडीशन क्या है कि एग सेल मूव नहीं कर सकता, तो एग सेल आगे कैसे बढ़ेगा, तो होता क्या है, यहाँ पर ये जो फिम्ब्रियाई है, ये कुछ इस तरह से मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से एक मोशन, एक मूवमेंट जनरेट होता है इस वॉल में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब हम लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जनरली इस एलिमेंट्री कैनाल में हमारे
जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल वाला रीजन है, जो इसोफेगस जोन है, इन सब रीजन्स में एक मूवमेंट होता है जिसे आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर पेरिस्टाल्सिस कहते हो। तो वैसे ही आपको मूवमेंट यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, जनरली जो फिम्ब्रियाई की वजह से इस तरह से हो रहा है, यानी कि फिम्ब्रियाई इस तरह से मूव कर रही है, पूरा सिस्टम जो है वो क्या हो रहा है बेटा, इस तरह से एक कहते हैं ना कंपन हो रहा है। तो होगा क्या कि जो फिम्ब्रियाई है, फिम्ब्रियाई के मूवमेंट, जैसे पेरिस्टाल्टिस मैंने बताया ना कि एलिमेंट्री कैनाल रीजन में, वैसा ही कुछ मूवमेंट आपको इस रीजन में भी देखने को मिलेगा। होगा क्या कि ये जो फिम्ब्रियाई है वो इस तरह से मूव करती है, और जो एग होगा जब इसमें से निकलेगा, ध्यान रखेंगे फीमेल बॉडी में हर महीने, यानी कि एक 28 डे की साइकिल होती है, ठीक है ना। इस साइकिल में हर कह सकते हैं कि हर एक 28 डेज पे, यानी कि 28 डे हुआ, ठीक है ना, 1 से 28 दिन हुआ, 28वें दिन पे क्या होता है, एक एग जो है रिलीज होगा ओवरी से, फिर 28 दिन बाद फिर एक एग क्या होगा, रिलीज होगा ओवरी से, ठीक है ना। तो इसी को हम आगे हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड जिसे कहते हैं। तो जनरली है क्या बेटा कि ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एग जो है यहाँ से रिलीज हुआ, कलर चेंज कर दें, एग जो है यहाँ पर रिलीज हुआ आगे, ठीक है ना, और ये आगे मूव करके इसी पर्टिकुलर कह सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब से, चाहे इस तरफ मेनली ये इनर रीजन में यहाँ पर ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आके अटैच होगा फिम्ब्रियाई के वजह से, और फिर मूव करते करते आगे की तरफ ये जो है बढ़ता है। तो ये खुद नहीं मूव करता है, क्यों मूव करेगा, जैसे मान लीजिए अगर मुझे इससे लिखना है तो मुझे इसको खुद इस पे वर्क करना पड़ेगा तभी चलेगा। वैसे ही जो एक्सेल है वो खुद नहीं मूव करता, बल्कि फिम्ब्रियाई और फैलोपियन ट्यूब में जो मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से जो एक्सेल है वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो हर 28 दिन पे जनरली क्या निकलेंगे, एग सेल निकलेंगे, ठीक। अच्छा ध्यान रखना है बेटा, अगर ये एग सेल फर्टिलाइज कर जाते हैं, ध्यान रखना है फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला और स्थमस का ये जो रीजन है, दोनों का जो जंक्शन है जहां पे दोनों जुड़ते हैं, एम्पुला और स्थमस, यानी कि जो ये रीजन है, यहाँ पर स्टार्टिंग का एम्पुला हो गया, मिडिल वाला सॉरी स्टार्टिंग का स्थमस हो गया, मिडिल वाला एम्पुला हो गया। तो स्थमस और एम्पुला के बीच का जो रीजन है, जनरली इसी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, मेजरली इसी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। अच्छा दूसरा चीज ध्यान रखेंगे बेटा, जैसे देखो जब एग यहाँ पे आ गया, जनरली जो फीमेल एग है उसका जो एज होता है वो लगभग 24 घंटे का होता है। ध्यान रखेंगे कि फीमेल एग जो है, यानी कि जनरली जो ओवम है, अगर 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइज हो रही है तब तो वो फर्दर डेवलपमेंट को फॉलो होगा, यानी कि फर्टिलाइज होगा तो फिर जाइगोट बनेंगे, एम्ब्रियो बनेंगे। तो यहाँ पर जनरली फीमेल जो एग है, यानी कि जो ओवम है, अगर फर्टिलाइज यहाँ पे हो गई तब तो फॉर बेटर है, अगर नहीं फर्टिलाइज हुई तो ये क्या हो जाएगी, 24 घंटे के अंदर मर जाएगी। और जब मर जाएगा तो उससे क्या होगा कि जनरली, यानी कि मर जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अच्छा फर्टिलाइजेशन होगा कब, जब यहाँ पे स्पर्म्स रहेंगे, अगर स्पर्म्स नहीं है तो पॉसिबिलिटी है ये एग क्या हो जाएगी, मर जाएगी, ठीक। तो एग जब मर जाएगा तो उसके क्या होता है, उसके कुछ टाइम बाद, यानी कि जनरली कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 14 डेज के बाद, या फिर एग के ओव्यूलेशन के लगभग 14वें दिन 14th डे पे क्या होता है कि जनरली ये जो वॉल दिख रही है ना रेड कलर की, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो, अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हो गया, ये जो वॉल दिख रही है ना रेड कलर की, ये क्या हो जाएगी, टूट करके बाहर आ जाती है फीमेल बॉडी से बाहर, ठीक है ना। टूट करके ये जो वॉल है वो फीमेल बॉडी से बाहर आ जाती है। इस लिक्विड को हम मेंसेस कहते हैं, इसे हम फर्दर मेंस्ट्रुएशन में पढ़ेंगे। इस लिक्विड की जो फीमेल बॉडी से बाहर आता है उस लिक्विड को हम मेंसेस कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा इस साइकिल को ये हर महीने, चूंकि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो हर महीने ब्रेक करके बाहर आएगी। कब, जब एग सेल मर जाएगा तो उसके 14th डे पे ये क्या हो जाएगी, मरने के 14वें दिन बाद ये जो वॉल है ये टूट करके बॉडी से बाहर आ जाती है, इसे मेंसेस कहते हैं। और चूंकि ये हर महीने होता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो इसे हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहा जाता है, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। इस प्रोसेस को, टूट करके बाहर आने के प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन कह रहे हैं, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान रखना है। अच्छा
ठीक है ना। ये क्लियर हो गया, मेंस्ट्रुएशन क्लियर हो गया कि टूट करके ये बाहर आएगा तो उसे हम मेंस्ट्रुएशन कहेंगे। अच्छा देखो, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अच्छा ये है क्या वॉल समझ लेते हैं। ये जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है ये बेटा बहुत ही न्यूट्रिशनल सब्सटेंस से मिलकर के साथ ही साथ बहुत ही छोटे छोटे टाइनी ब्लड वेसल्स, बहुत पतले पतले छोटे छोटे ब्लड वेसल्स, प्रोटीनियस सब्सटेंस, यानी कि एक सेल को, एक जाइगोट को जो यानी जितनी भी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस की आवश्यकता है उन सारे सब्सटेंस को, उन सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने की एबिलिटी ये रखती है एंडोमेट्रियम वॉल। ठीक है ना, एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ठीक, अच्छा ध्यान रखना है ये हर महीने नया बनती है। ये हर महीने नया इसलिए बनती है कि ये अपने आप को प्रिपेयर करती है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये क्या करेगी, जाइगोट को यहाँ पर होल्ड करेगी इस तरह से। मान लो यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो जाइगोट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे होल्ड करेगी और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी इसको। जाइगोट को यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगी और जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, फर्दर डेवलपमेंट होगा जाइगोट का। ध्यान रखना है ये बहुत ही टाइनी, मतलब छोटे छोटे ब्लड वेसल से और बहुत सारे न्यूट्रिशनल सब्सटेंस, प्रोटीनियस सब्सटेंस से बनी हुई ये वॉल होती है जिसे आप एंडोमेट्रियम कहते हो। ये हर महीने नया प्रिपेयर होती है, हर महीने नया बनती है, ताकि नया प्रिपेयर रहेगी तो सब्सटेंस जो है यहाँ के वो एक्टिव रहेंगे और वो प्रोवाइड करेंगे प्रॉपरली न्यूट्रिशन। अगर पुरानी हो जाएगी तो फिर हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर इम्प्लांटेशन ना हो, इसके टच होने के प्रोसेस को, यानी कि इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो जनरली जाइगोट के फॉर्म में रहता है। ठीक है ना, सॉरी एम्ब्रियो के फॉर्म में जो जाइगोट यहाँ बनेगा, फर्दर जाइगोट आते आते यहाँ पे एम्ब्रियो बन जाएगा, मतलब मल्टी सेलुलर स्टेज में आ जाएगा तो उसी को एम्ब्रियो बोलते हैं। तो एम्ब्रियो यहाँ पे आएगा तो अगर ये पुरानी रहेगी तो एम्ब्रियो इससे अटैच नहीं हो पाएगा। यानी कि जनरली जानते हो ना कि जब टाइम बदलेगा तो कोई भी चीजें लिविंग है तो वहां पर कह सकते हैं कि एबिलिटी खत्म होती जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग इसीलिए ताकि प्रॉपर वो एबल बनी रहे कि जैसे ही एम्ब्रियो आए उसे कैच करके न्यूट्रिशन देना शुरू कर दें, यानी क्या करें, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो सके। तो एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के होने के कारण, यानी कि प्रॉपरली सही तरीके से इम्प्लांटेशन हो, ये जो वॉल है, एंडोमेट्रियम वॉल है, ये हमेशा क्या होती है, हर महीने नई बनती है। ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखें। ठीक, अच्छा अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, अच्छा फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पर आके क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा और फिर यही जो एम्ब्रियो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक डेवलप्ड बेबी में। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, यही एम्ब्रियो जो है बेटा कन्वर्ट होगा एक डेवलप्ड बेबी में। इस तरह से मैं बता दूं। ठीक है ना, अच्छा ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ सिस्टम देख लो, यहाँ से एक कॉर्ड ऐसे जाकर के इसके बॉडी में अटैच होगा। मान लो ये बेबी डेवलप कर रहा है, ठीक है ना, तो इसके बॉडी में ऐसे और बना दे अच्छे से। ठीक है ना, मान लो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है बेबी की बॉडी की। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं, यानी कि यहाँ पर जनरली कह सकते हैं जो ऑफिस स्प्रिंग, यानी कि जो जाइगोट था वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक नए यानी कि नए एक ऑर्गेनिज्म में, नए बेबी में यहाँ पर उसकी बॉडी कंस्ट्रक्ट हो रही है। तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, चूंकि छोटा रहेगा तो वॉल से अटैच है, लेकिन जब बढ़ेगा तो साइज यहाँ पे इंक्रीज होगा तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन सिस्टम को प्रोवाइड करने के लिए, इस ग्रोइंग कह सकते हैं कि एम्ब्रियो को ये चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर एक सिस्टम बनता है। ध्यान रखेंगे, इस वॉल में यहाँ पर एक सिस्टम बनेगा। ठीक है ना, बहुत सारे जो टिश्यूज हैं वो ग्रुपिंग करके क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा बनाते हैं। और प्लेसेंटा क्या करती है, वो न्यूट्रिशन को सब यानी कि यहाँ पे कलेक्ट करती है इनको सप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक इस तरह से कॉर्ड होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये क्या करती है, इस न्यूट्रिशन को सप्लाई करती है इस प्लेसेंटा तक, यानी कि इस ग्रोइंग बेबी तक। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पे इस तरह से ग्रोथ होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर नहीं फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाएगा, नहीं चलेगा भाई, ये नहीं टूटेगा, क्योंकि अब यहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन ही हो रहा है। यहाँ पे ये न्यूट्रिशन देने वाले काम में बिजी हो गया एंडोमेट्रियम लाइनिंग, तो क्यों टूटेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ
तो फिर यहाँ पर बेबीज यानी कि एम्ब्रियो इम्प्लांट करके इम्प्लांटेशन होगा और प्रॉपर ग्रोथ होगा उस एम्ब्रियो का, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ। अगर नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन तो ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है ये टूट करके बॉडी से बाहर चली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मेंसेस, और फिर क्या होगा, उसका रिकंस्ट्रक्शन शुरू होगा इस एंडोमेट्रियम वॉल का। तो एंडोमेट्रियम वॉल क्या होगी, हर महीने नया बनती है। ठीक, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये हमने कंफर्म कर लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बेटा हम कंफर्म करेंगे जनरली मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक,